हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? भगवान करे आप लोग अच्छे हों और तैयारी आपकी अच्छी हो। चलिए, एक और वीडियो आपके लिए है। पहले प्रश्न पे हम लोग डायरेक्टली चलते हैं, कुछ बातों को इग्नोर करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही चलेंगे। खसरा की बीमारी होती है, खसरा की बीमारी होती है किस चीज़ से, ये पता लगाना है। वायरस से, कवक से, बैक्टीरिया से, फिर अमीबा से। देखिए, खसरा को मीजल्स भी बोला जाता है। कहीं कहीं अगर खसरा नहीं लिख के मीजल्स आ जाए तो भी आपको ये समझना है कि ये खसरा के बारे में ही बता रहा है। खसरा अगर आप पढ़ के गए हैं तो मीजल्स अगर पूछ दे तो आपको प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कंट्रोल रखना है अपने आप में। तो खसरा मीजल्स एक ही है, ठीक है। ये जो होता है ये रूबेला नामक वायरस से होता है। रूबेला एक वायरस है, ठीक है। यानी कि यह वायरस डिजीज है। यह आपका सही जवाब वायरस हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो खसरा की बीमारी जो होती है वो क्या होता है? वायरल डिजीज होती है। रूबेला नाम का ये जो वायरस है इसी से फैलता है और इसे मीजल्स भी कहते हैं, इस रोग को, खसरा को। इसलिए आपको घबराने नहीं है, इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। खसरा का टीका अगर बच्चों को दे दिया जाता है तो ये फिर इससे बचाव हो जाता है रूबेला वायरस से। चलिए नंबर दूसरे सवाल पे चलेंगे। 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? देखिए, सबसे पहले अंग्रेजों के ज़माने की बात करते हैं। तो अंग्रेजों के ज़माने में 1924 की बात याद रखें। 1924 को सबसे पहले क्या किया गया था? इसे आम बजट से अलग किया गया था। आम बजट से रेल बजट को अलग किया गया था। तो इसे सबसे पहले याद रखें, कितने बरस पहले? 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में आम बजट से रेल बजट को अलग किया गया था सबसे पहले। उसके बाद क्या हुआ? 2016-17 का जो वित्तीय वर्ष आता है, वित्तीय वर्ष, उसमें यह निर्णय लिया गया कि इसको आम बजट से अलग रखने हैं। आम बजट से अलग रखने हैं, तो ये निर्णय लिया गया। और अलग पूर्ण रूपेण से कब किया गया? तो यह 2017-18 का जो वित्तीय वर्ष था उसी से इसको अलग रखा गया। तो आपको घबराना नहीं है। इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछ लिए जाएं तो 16 भी है, 17 भी है, तो इस तरह से घबराना नहीं है, ठीक है। पूछ रहा है कि कब शामिल किया गया, यानी कि केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया गया। 16-17 में आम बजट में शामिल, सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, आम बजट में शामिल किया गया, ठीक है, शामिल किया गया है। ये सब पर थोड़ा सा ध्यान दें। आम बजट में शामिल कर लिया गया 2016-17 में, लेकिन जब बजट पारित हुआ तभी ना शामिल होगा। तो नेक्स्ट जब बजट निकला वो 2017-18 का बजट था, जिसमें आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश किया गया। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखने हैं। 1924 में सबसे पहले आम बजट से रेल बजट को अलग किया गया था और 2016-17 का जो वित्तीय वर्ष था उसमें आम बजट में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। रेल बजट को भी आम बजट में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद अगला वित्तीय वर्ष जब हुआ 2017-18, तब उसमें आम बजट जब पेश किया गया तो उसमें रेल बजट भी इंक्लूड था। तो इस तरह से आपको पढ़ने हैं, घबराना नहीं है, कंफ्यूजन में नहीं आना है। चलिए तीसरा देखिए, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो इथेनॉल का जो उत्पादन होता है वो दो विधि से किया जाता है। दो विधि होता है, एक होता है बाष्पीकरण विधि, जो कि ऑप्शन में नहीं है। एक होता है बाष्पीकरण विधि और दूसरा होता है किण्वनीकरण विधि। किण्वनीकरण विधि, ठीक है। तो दो विधि के द्वारा क्या किया जाता है? इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा किण्वन। तो एक इसमें यहाँ दिया हुआ है, दूसरा विधि है बाष्पीकरण, लेकिन किण्वनीकरण के द्वारा ही आमतौर पे इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है, लेकिन बाष्पीकरण भी होता है। चलिए दोनों को पढ़ने हैं। अगर दोनों ऑप्शंस में से एक कोई भी रहे तो आपको ध्यान देना है। ट्रेन टू पाकिस्तान एक किताब है, एक पुस्तक है, किस लेखक के द्वारा यह लिखा गया है ये बताना है। किस लेखक के द्वारा यह लिखा गया है? मोहसिन हामिद, किस्मत सिंह, रस्किन बॉन्ड, सादत हसन नहीं, खुशवंत सिंह के द्वारा यह लिखा हुआ पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा हुआ है? खुशवंत सिंह के द्वारा। दोस्तों ध्यान देना है, एक एक प्रश्नों को, एक एक चीज़ों को समझना है और फोड़ डालना है। चलिए आगे देखिए, पांचवा, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? विदेशिया, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड। चार ऑप्शन हैं। चार ऑप्शंस में से आपका सही जवाब हो जाएगा बिहार से।
विदेशिया का संबंध कहाँ से है? बिहार से है, इसे याद रखें। चलिए, ये बिहार से संबंधित क्वेश्चन है तो पूछे जाने की संभावना बढ़ती है। भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, और पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशाने पाकिस्तान है। पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? एकमात्र भारतीय नेता जो कि निशाने पाकिस्तान से भी सम्मानित है और भारत रत्न से भी सम्मानित है। तो यहाँ पे देख लेना है, मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो चारों ऑप्शंस में से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को यह सम्मान दिया गया है। निशाने पाकिस्तान 1990 ईस्वी में इन्हें दिया गया था। 1990 ईस्वी में निशाने पाकिस्तान दिया गया था, निशान ए पाकिस्तान से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसे याद रखना है। फिर इन्हीं को 1991 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो निशाने पाकिस्तान और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कह सकते हैं या फिर एकमात्र भारतीय कह सकते हैं, मोरारजी देसाई हैं। चलिए अगला देखेंगे, 7वां, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति तो एकदम इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है और इससे आने की संभावना है, इसलिए चारों को पढ़ लेंगे। चारों में सबसे पहले आप देखेंगे प्रथम बौद्ध संगति। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजात शत्रु का शासनकाल था। और सबसे पहले राजगीर में हुआ था, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला जो हुआ था 483 ईस्वी में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुआ था। अगर दूसरा बौद्ध संगति की बात करें, द्वितीय की अगर बात करें, तो द्वितीय जो हुआ था 100 वर्षों के बाद हुआ था, यानी कि 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसका शासनकाल था? कालाशोक के शासनकाल था। उस समय कालाशोक का शासनकाल था। और कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ये जो बौद्ध संगति हुआ था ये वैशाली में किया गया था। तृतीय की अगर हम बात कर ले, तृतीय को भी आप याद रखें। तृतीय जो हुआ था वो 250 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। इसे याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाता है तो अशोक का ही पूछा जाता है। और यह हुआ था पाटलिपुत्र में, यानी कि अभी का पटना जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। अगर चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन की अगर बात करें तो यह हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, जो कि ऑप्शंस में बी है। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 72 ईसा पूर्व में, 72 ईसा पूर्व में। ईसा की प्रथम शताब्दी इसे कह सकते हैं, 72 ईस्वी में, 72 ईसा पूर्व में। तो कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। तो चारों को याद रखना है, चारों इंपॉर्टेंट है। आप आगे देखें, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ठीक है, इसे देखना है। तो विश्व भूगोल से ये है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो सबसे पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है पनामा नहर। ठीक है, आगे देखेंगे, 9वां, राष्ट्रपति अगर चुनाव होता है और इसमें विवाद होता है तो यह मामला को संदर्भित किया जाता है। कहाँ संदर्भित किया जाता है? मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग, तो ये परे है इससे। सर्वोच्च न्यायालय, ये सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को ही यहाँ पे संदर्भित किया जा सकता है, यानी कि कोई भी मामला अगर विवाद होता है तो इसको कहाँ ले जाया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय ले जाया जाता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें, याद रखना है इस चीज को। अब आगे देखेंगे, 10वां, निम्नलिखित में कौन सी तरंगें ध्रुवित नहीं की जा सकती है? देखिए ध्यान से आप देखें, एक्स किरणों को ध्रुवित किया जा सकता है, प्रकाश तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, ध्वनि तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता, रेडियो तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है, ध्वनि तरंग जो होता है ये निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है, निर्वात में संचरित नहीं होती है, संचरित नहीं होती है। और यही कारण है कि इसे ध्रुवित नहीं की जा सकती है। बाकी एक्स किरणें, प्रकाश तरंगे और रेडियो तरंगों को क्या किया जा सकता है? ध्रुवित किया जा सकता है। चलिए आगे देखेंगे, सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप का परम शून्य का मान होगा। ताप का परम शून्य मान कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। एकदम आंख बंद करके इसे लिख दें। ठीक है, परम शून्य ताप, इससे नीचे तापमान संभव नहीं है, इससे नीचे तापमान संभव नहीं है। अब आगे देखेंगे, 12, यकृत भोजन को जिस रूप में संचित करता है वह क्या है? भोजन को जो जिस रूप में संचित करता है उसको बताना है। तो वो एल्यूमिन, ग्लूकोज, ग्लाइकोजेन, एटीपी, ग्लाइकोजन इसको कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ग्लाइकोजन।
ग्लाइकोजन के रूप में यकृत जो होता है, लीवर जो होता है, भोजन को क्या करता है, संचित रखता है, रिजर्व करता है। आगे देखेंगे 13, मुद्रास्फीति अगर होता है तो कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होता है। देखिए मुद्रास्फीति की दर अगर मुद्रास्फीति अगर होता है तो वैसी स्थिति में करों को बढ़ाया जाता है, करों में वृद्धि किया जाता है ताकि बैलेंस किया जा सके। तो ये सही जवाब हो जाएगा, वृद्धि किया जाता है, करों के दरों में क्या किया जाता है, वृद्धि होता है। आगे देखेंगे 14, किस किस्म के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। अधिकतम मात्रा यहाँ पे पूछा जा रहा है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट, 3 तरह के कोयला यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो कोयला होता है ये एंथ्रासाइट किस्म का कोयला होता है। इसमें 95 से 96% तक कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए इसे अच्छा किस्म का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट। उसके बाद बिटुमिन का नंबर आता है, फिर लिग्नाइट का नंबर आता है। ठीक है, तो सर्वोत्तम कोटि का अगर कोयला की बात करें तो एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, आगे देखेंगे मनुष्य का सामान्य रुधिर चाप। रुधिर चाप कहने का मतलब है ब्लड प्रेशर, इसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, बीपी कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें सामान्य रुधिर चाप जो होता है वो 120/80 होता है। 120/80 मनुष्य का सामान्य रुधिर चाप होता है, इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर हल्का लगे तो ये मत सोचे कि बहुत हल्का क्वेश्चन है, नहीं, आप पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस में हैं, इसीलिए आपको हल्का लग सकता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो यही क्वेश्चंस आपको हार्ड लगने लगेंगे। ठीक है, इसलिए तैयारी करते समय रिवीजन भी किया जा सकता है। रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को एक एक करके देखें। सभी विषयों का, सभी टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। जीएस के जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में, उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है, ये बताना। देखिए अमोनियम सल्फेट उर्वरक है, नाइट्रोजन से युक्त, यूरिया में भी नाइट्रोजन है, अमोनियम नाइट्रेट तो है ही, सुपर फॉस्फेट में नाइट्रोजन नहीं होता है, सुपर फॉस्फेट में नाइट्रोजन नहीं होता है। आगे देखेंगे 17, जैव विविधता अभियान सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है, ये बताना है। जैव विविधता अभियान का सचिवालय कहाँ है, लंदन है, इटली है, मॉन्ट्रियल है, टोरंटो है। तो इसका सही जवाब मॉन्ट्रियल हो जाएगा। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, दिवस की अगर बात करें तो 22 मई को मनाया जाता है। इसे भी आप नोट कर लें और इसे याद रखें। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। और इसका सम्मेलन का जो सचिवालय है ये मॉन्ट्रियल में स्थित है। चलिए यहाँ पे 2 प्रश्न आपको दिख गए। ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था, ये बताना है। केशव चंद्र सेन, दादा भाई नौरोजी, न्यायाधीश रानाडे या फिर बैराम जी मलवाड़ी। इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जो कि चुने गए थे, ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे 1892-93 में। 1892-93 में ये चुने गए थे। ठीक है, ब्रिटिश संसद के लिए सबसे पहला व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। अब आगे देखेंगे 19, वाईफाई का पूरा नाम। देखिए एकदम आसान है, वायरलेस फ्लेक्सिबिलिटी या फिर वायरलेस फिडेलिटी, वायर्ड फीचर्स। उपरोक्त सभी 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में से आपका वायरलेस फिडेलिटी जो होगा ये आपका सही जवाब हो जाएगा। वायरलेस फिडेलिटी इसका सही जवाब होता है वाईफाई। आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए 20वां, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितने बार खड़ा हो सकता है। कोई भी राष्ट्रपति जब भारत का राष्ट्रपति बनता है कितने बार तक वह निर्वाचन के लिए खड़ा हो सकता है, पुनर्निर्वाचन के लिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार चाहे। तो यहाँ पे जो संविधान में वर्णित है, संविधान में कहीं भी यह वर्णित नहीं है, इसकी संख्या लिमिट नहीं की गई है, इसलिए जितनी बार चाहे राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए खड़ा हो सकता है। आगे देखेंगे 21 नंबर, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई है, तो 1955 ईस्वी में की गई है। 1955 ईस्वी में की गई है भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से, तो यह रूस के मदद से की गई है। रूस की मदद से भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में की गई है। आगे देखेंगे 22, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और सबसे पहला बार यह जो मनाया गया था 1983 ईस्वी में मनाया गया था। इसे भी आपको नोट करने हैं, याद रखने हैं। 1982 का जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बैठक हुआ था उसमें यह निर्णय लिया गया था 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाए, तो यह 1983 से शुरू हो पाया था। आगे देखेंगे
प्रेस की स्वतंत्रता 23वां देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? प्रेस की स्वतंत्रता पूछा जा रहा है, यानी कि कहने का मतलब है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और यह वर्णित है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। तो 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक ये स्वतंत्रता का अधिकार है। तो 19 जो बताता है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जो है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, इसे भी आप याद रखें, स्वतंत्रता है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 14 अगर कहें कानून की समानता, ठीक है, और अगर 16 कहें तो ये हो जाएगा अवसर की समानता, अवसर की समानता। अवसर की समानता, कोई भी नौकरी हो या कुछ भी हो उसमें अवसर की समानता दी गई है अनुच्छेद 16 में। तो इन सारी चीजों को आपको याद रखने हैं। और समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 में वर्णित है। आगे देखेंगे 24, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति, देखिए उस पर खड़ा हो जाता है या उसके बगल में बैठ जाता है, तो इसको याद रखने हैं। तो अगर खड़ा हो जाता है तो कम हो जाएगा, यहां ध्यान दें। अगर झूला झूल रहा है कोई व्यक्ति और वह अचानक खड़ा हो जाता है झूले पर ही, तो उसका जो दोलन की आवृत्ति जो होता है वो कम जाती है। लेकिन अगर बगल में आके कोई बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। 25 देखें, लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लगाया गया है? अभी हमने भिलाई देखा था, भिलाई रूस की सहायता से किया गया है। दुर्गापुर की अगर हम चर्चा करें तो यह ब्रिटेन की मदद से लगाया गया है, ब्रिटेन की मदद से यह लगाया गया है। भिलाई हम बताएं रूस की मदद से लगाया गया है। उसी तरह राउरकेला जो है यह जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है। तो ये याद रखने योग्य चीजें हैं, ये बराबर दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला ये पूछ लिया जाता है। चलिए 26 देख लें, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वो क्या कहलाती है? काल्पनिक रेखाओं को पढ़ना, आइसोबार, आइसोहाइट, आइसोहेल या आइसोथर्म यहाँ होगा। देखिए आइसोथर्म जैसे ही होगा तैसे आप इसको पकड़ सकते हैं, इसका सही जवाब आइसोथर्म ही होगा। समान तापमान, एक ही समान तापमान एक ही स्थान को जोड़ता है, समान स्थान को जोड़ता है, तो उस काल्पनिक रेखा को हम लोग आइसोथर्म के नाम से जानते हैं। अब आगे देखेंगे, जब बर्फ पिघलती है तब आयतन बढ़ता है कि घटता है? द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है? अगर देखिए अगर बर्फ पिघलती है तो ऐसी स्थिति में आयतन जो होता है वो घट जाता है। आयतन क्या हो जाता है? घट जाता है। ये सारे क्वेश्चंस एकदम परीक्षा उपयोगी है, बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। बहुत ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें रिपीट होता है ये क्वेश्चंस, ये खास करके इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस पर एकदम कंट्रोल करना है, पकड़ रखना है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन क्या हो जाता है? घट जाता है। एक सीट दोस्त, और इसके लिए मेहनत करना है ताकि जो हो जाए। चलिए, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ध्यान देना है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और उस समय संरक्षक के रूप में कौन थी? ताराबाई थी। मराठा का संरक्षक या कह सकते हैं मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? ताराबाई के नेतृत्व में था। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है। चलिए, क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित ग्रहों में से किनके बीच पाई जाती है? ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखें। पृथ्वी और मंगल ग्रह, बृहस्पति शनि ग्रह के बीच में, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, या फिर शनि और यूरेनस के बीच में। तो ये जो पट्टी होता है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी जो होती है, यह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है, ठीक है। इसे क्षुद्र ग्रह पट्टी के रूप में जाना जाता है, दोनों को अलग करता है। 30वां देखें, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का जो प्रयोग क्यों किया जाता है ये बताना है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन से। प्रकीर्णन सबसे कम होता है, आंखों के लिए आरामदायक है, रासायनिक क्रिया सबसे कम होती है, न्यूनतम होता है। तो देखिए ये तीनों बकवास की तरह है, लेकिन परिकीर्णन जो होता है लाल रंग का कम होता है, ठीक है। और यही कारण है कि दूर से भी लाल रंग दिख जाता है। अगर परिकीर्णन अधिक रहे तो लाल रंग कम दिखेगा, इसलिए इसका प्रयोग नहीं होगा। लेकिन परिकीर्णन कम रहने के कारण लाल का परिकीर्णन बहुत कम होता है, यही कारण है कि इसका उपयोग होता है खतरा का संकेत देखने के लिए, दूर से यह दिख जाता है। चलिए आगे देखेंगे। 31, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? कठोर नीति कहने का मतलब है लौह एवं रक्त की नीति, लौह एवं रक्त की नीति, रक्त की नीति
कौन अपनाया है? ध्यान से देखें, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो लौह एवं रक्त की नीति बलबन के द्वारा अपनाया गया है। कठोर नीति किसके द्वारा अपनाया गया है? बलबन के द्वारा अपनाया गया है। चलिए आगे देखेंगे, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? ध्यान से देखें, कृषि नीति, राजकोषीय नीति, कर नीति या फिर मौद्रिक नीति। तो नकदी रिजर्व अनुपात अगर पूछे तो ये मौद्रिक नीति इसका सही जवाब हो जाएगा। मौद्रिक नीति नकदी रिजर्व अनुपात का उपकरण है। याद रखने हैं, ये इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न है। इकोनॉमिक्स से 1 2 3 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे और इसी तरह का क्वेश्चन होगा। देखिए फिर इस तरह के क्वेश्चन आए, ये एकदम एग्जाम फ्रेंडली क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार पूछे होते हैं, रिपीट होते हैं। 33, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व। अभी हमने कहा जब बर्फ पिघलता है तब उसका घनत्व। अब कहता है कि जब पानी जम जाता है तब उसका घनत्व घट जाता है, बढ़ जाता है, शून्य हो जाता है, नियत रहता है। जब पानी जमता है तो घनत्व क्या होता है? ध्यान दें, जब पानी जमता है तो घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे 34, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन या धन का निष्कासन भी इसको कहता है। धन का निष्कासन भी इसे कहा जाता है, निष्कासन भी कहा जाता है। ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस किस पुस्तक में वर्णन किया? ये बताना है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक है। नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से धन का पलायन यानी कि धन का निष्कासन जो हुआ है ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में की गई है 1867 ईस्वी में। यह पुस्तक में कब किया गया है? 1867 ईस्वी में धन का पलायन यानी कि धन का निष्कर्षण की व्याख्या इसमें की गई है। तो इसे ध्यान से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 35 देखिए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त एक शब्द है URL। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या अभिप्राय है ये बताना है। यूनिक रिमोट लोकेटर ये नहीं होगा। यूनिक रिसोर्स लोकेटर ये भी नहीं होगा। यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर ये भी नहीं होगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। चलिए 36 देखिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ये यहीं से शुरू हो जाता है, कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। तो भारतीय साम्राज्य की अगर चर्चा की जाए तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही जवाब होगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना इसी के द्वारा की गई है। अगला देखिए, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? अशोक का अभिलेख उसमें इंक्लूड है। तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। देखिए 4 ऑप्शंस में से आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आगे देखें, 26 नवंबर जाना जाता है, किस दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है? ध्यान से देखें, 4 ऑप्शन है आपके। तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि कानून दिवस के रूप में कह सकते हैं। विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर को जाना जाता है। मानवाधिकार दिवस की अगर बात करें तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। साक्षरता दिवस के रूप में अगर कहें तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण दिवस की अगर बात करें तो 5 जून को मनाया जाता है। तो चारों को आप याद रख लें, चारों ऑप्शंस आपके एकदम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेंगे। रेड पांडा विंटर कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? तो रेड पांडा विंटर कार्निवल जो मनाया जाता है यह सिक्किम का एक मुख्य पर्व है और यहाँ यह मनाया जाता है। रेड पांडा विंटर कार्निवल सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक, वहां। 40 देखें, भारतीय संविधान के किस संशोधन या अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया? वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो यह 101वां संविधान है। 101वां संविधान संशोधन है जिसके तहत वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया है। ठीक है, और यह कब किया गया है? 1 जुलाई को किया गया है 2017 ईस्वी। यह लागू कब किया गया है? 1 जुलाई 2017 ईस्वी। तारीख और सन को भी याद रखें। तो वस्तु एवं सेवा कर जो लागू किया गया है 101वां संविधान संशोधन है। 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया है। तो दोनों क्वेश्चंस आ सकते हैं, किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। 41 देखें, कौन राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था? आनंद भट्ट, वल्लाल, जयचंद्र, बाणभट्ट। तो 4 ऑप्शंस में से आपका जो डी ऑप्शन है बाणभट्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। बाणभट्ट कादम्बरी के लेखक हैं, इसे भी आपको याद रखने हैं। कादम्बरी में ही हर्षवर्धन का कुछ उल्लेख मिलता है।
चलिए आगे देखें 42। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? मयूर सिंहासन कौन बनवाया था? सबसे पहले ये देखें, और पहला शासक जो मयूर सिंहासन पर बैठा था, तो पहला शासन कौन था? मयूर सिंहासन को कौन बनाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनाया था और प्रथम शासक था जो कि मयूर सिंहासन पर बैठा था, तो शाहजहां ने बनाया था। ले कौन गया था? नादिर शाह, अहमद शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, चंगेज खान। तो नादिर शाह जो कि ईरानी शासक था, या क्या था? ईरानी शासक था, ईरानी शासक। ये नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया था। उस समय नादिर शाह जब आक्रमण किया था, उस समय कौन था? मुगल काल का जो शासक था वो कौन था? उस समय शासक था, मुगल शासक कह सकते हैं, मुगल शासक। ये कौन था? मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह। यानी कि ये अंतिम शासक है जो कि मयूर सिंहासन पर बैठा था। अंतिम शासक है जो कि मोहम्मद शाह है, जो कि मयूर सिंहासन पर बैठा था। मयूर सिंहासन में रत्न जड़ित, ढेर सारे रत्न उसमें जड़ित थे। पितरा दोहरा का काम भी किया गया था मयूर सिंहासन पर, और बहुत कीमती था एक तरह से। तो नादिर शाह क्या किया था? 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में आक्रमण जब दिल्ली पर किया था, तो वो लूट कर ले गया था ढेर सारी चीजें, जिसमें से मयूर सिंहासन को भी उठा पुठा के लेके चल गया था। कोहिनूर हीरा था, वो भी ले गया था नादिर शाह, ईरान ले गया था। तो भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? इसका सही जवाब नादिर शाह हो जाएगा, जो कि ईरानी शासक था। और 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था, और दिल्ली पर आक्रमण जिस समय किया था उस समय मुगल शासक मोहम्मद शाह था, जो कि अंतिम शासक था। यह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मुगल शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह हो जाएगा। और प्रथम शासक जिसने मयूर सिंहासन का निर्माण किया था तो शाहजहां हो जाएगा, या फिर प्रथम शासक जो कि मयूर सिंहासन पर बैठा था तो शाहजहां हो जाएगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन तैयार होंगे ढेर सारे। चलिए 43। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? गुजरात की है, बिहार की नहीं है। देखिए बिहार तो बीचों बीच में स्थित है, ये नेपाल की तराई में है, इसलिए तट कहने का मतलब है तटरेखा, ये समुद्री नहीं है। पश्चिमी बंगाल हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बिहार तो एकदम आसानी से इसे बना सकते हैं, और कॉन्फिडेंस में ना बनाएं। 44 है, डियागो गार्सिया क्या है? देखिए फर्स्ट में ऑप्शन इसका है, एक द्वीप है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर, हिंद महासागर का एक द्वीप है, ठीक है, हिंद महासागर का एक द्वीप है डियागो गार्सिया। तो दोस्तों फोड़ना है, इसलिए मेहनत करना है, वीडियो देखना है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, क्वेश्चंस पढ़ने हैं, सारा कुछ कर लें। समय बहुत करना है। अगर चाहें तो इसे अगर कन्वर्ट करें मिनट में तो अभी भी बहुत समय है, कुछ भी किया जा सकता है। तो सिर्फ चाहत होनी चाहिए, मंजिल को पाने के लिए चाहत होनी चाहिए। अगर चाहत आपका सही दिशा में है, आपका मंजिल तय है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। भिक्षुक कविता है, इसकी रचना किसने की थी? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर सुमित्रा नंदन पंत? आपका सही ऑप्शन फर्स्ट में ही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा भिक्षुक कविता का रचना किया गया। भिक्षुक इंपॉर्टेंट है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव क्या कहलाते हैं? रस है, विलयन है, हार्मोन्स है, स्राव है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि का स्राव जो होता है वो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। याद रखने हैं, याद रखने वाली चीजें हैं। अब देखिए इसको सुमेलित करना है, ठीक है। कैसे कैसे सुमेलित आप कर सकते हैं, ध्यान से देखें। संजीवनी के संपादक के मित्रा, ये देखिए ठीक है, संजीवनी के जो संपादक हैं ये के मित्रा हैं। संध्या के संपादक बी उपाध्याय है। तो इस तरह से आपको मिलान करने हैं, संध्या के बी उपाध्याय। यंग इंडिया के लाला लाजपत राय हो जाएंगे। हालांकि यंग इंडिया महात्मा गांधी भी किए हैं, लेकिन यहाँ पे यंग इंडिया लाला लाजपत राय। नवजीवन का महात्मा गांधी, ये सही मिला हुआ है। मराठा का बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, ये भी सही मिला हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, संध्या बी उपाध्याय, यंग इंडिया लाला लाजपत राय, बाकी सबका मिलान सही है। संजीवनी के मित्रा, नवजीवन महात्मा गांधी, और मराठा बीजी तिलक संपादक के रूप में। चलिए आगे 48 देखिए, सूची ए को सूची 2 के साथ मिलान करना है, कूट का प्रयोग करके सही करना है, ठीक है। तो कूट हम लिए नहीं है नीचे में, सिर्फ मिलान कर देना है, यहीं से आप लोग समझ जाएंगे। देखिए बैतुल शहर है एक, बैतुल शहर जो है ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। जगदलपुर की अगर बात करें तो जगदलपुर जो होगा ये इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर की अगर बात करें तो यह नर्मदा के किनारे, और उज्जैन है छिप्रा नदी के किनारे। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है,
उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, तो इसको याद रख लें। बाकी ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, लेकिन उज्जैन पूछा जाता है। उज्जैन जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने बताया है। 49 देखें, सूर्य के परितः हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ बताना है। वृत्ताकार है या दीर्घवृत्तीय है, परवलयाकार है, अति परवलय है। तो 4 ऑप्शन में से आपका सही जवाब हो जाएगा दीर्घवृत्तीय है। सूर्य के परितः जो हेली धूमकेतु का परिक्रमा करता है, किस तरह का है ये बताना है। चलिए 50, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स, हॉकी, टेनिस, ब्रिज। तो ड्यूस शब्द जो है वो टेनिस से संबंधित है। दोस्तों आज का क्लास समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा लाइक करें और क्लास के बारे में कमेंट जरूर करें, ताकि अभी भी समय है और भी इंक्लूड किया जा सके और भी चीज़ों को लाया जा सके। आप कमेंट करें, हमें सजेशंस दें, और तैयारी एकदम जारी रहनी चाहिए, ना नुकुर नहीं, एकदम। अभी समय है, बस अभी समय है। जीवन को सुधारना है तो लगे रहिए।